गुड मॉर्निंग टू ऑल। आज मैं एनसीईआरटी की एक सीरीज शुरू करूंगा जिसमें एनसीईआरटी प्योर रॉ फॉर्म में होगा। इसमें कोई कंटेमिनेशन नहीं। वो क्या है कि कुछ चीज़ें प्योर फॉर्म में ही अच्छी रहती है और आई थिंक एनसीईआरटी वैसा ही है। मैंने यूट्यूब पे ऐसे बहुत कम चैनल या वीडियोज़ देखे हैं जिसमें एनसीईआरटी को प्योर फॉर्म में कवर किया गया हो। यहाँ हम लोग 1 क्लास 1 सब्जेक्ट एंड 1 वीडियो करेंगे। एनसीईआरटी की वैल्यू आप जानते हैं, किसी भी एग्ज़ाम में इंक्लूडिंग नीट, रेलवे, यूपीएससी, किसी भी एग्ज़ाम में आप चाहिए वहाँ पे एनसीईआरटी का 80% क्वेश्चन स्पेशली साइंस का होता है। और यदि बीपीएससी की बात करें तो बीपीएससी का तो आउट ऑफ 30 क्वेश्चन 25 क्वेश्चन साइंस का ही होता है। कभी कभी तो ऐसा भी हुआ है कि एनसीईआरटी में पूछे गए क्वेश्चन डायरेक्ट कॉपी पेस्ट बीपीएससी के क्वेश्चन में मिला है। कुछ क्वेश्चन हम लोग देखेंगे जो डायरेक्टली एनसीईआरटी से लिया गया है बीपीएससी में। और हम लोग वीडियोज़ में क्या देखेंगे, हम लोग एनसीईआरटी पढ़ने का एक नया मेथड देखेंगे, नए तरीके से एनसीईआरटी कैसे पढ़ते हैं। इस वीडियो में यकीन मानिए आपको रट्टा मारने की ज़रूरत बहुत कम पड़ेगी और मैं वीडियो में ही सारी चीज़ें आपको याद करवा दूंगा। और वो याद कराने की कोई ट्रिक नहीं बल्कि प्रोसेस के थ्रू, एक प्रोसेस के थ्रू जाएंगे और हम 4 ऑप्शन मिलने के बाद कभी ऐसा नहीं होगा कि हम लोग गलत करके आए। ये इतना तो आप ट्रस्ट करिए। और जो मैं प्रोसेस की बात कर रहा हूँ वो प्रोसेस वेल टेस्टेड है। तो शुरू करते हैं कुछ क्वेश्चंस के साथ। ये ऊपर क्वेश्चन दिए गए हैं और नीचे जो है वो एनसीईआरटी का पैरा दिया हुआ है, वो किस पैरा से लिया गया है आप देख सकते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्यूट, और ये हमारा एनसीईआरटी का पैरा है। ये क्वेश्चन और ये एनसीईआरटी का पैरा। इस तरह से देख सकते हैं कि जो पैराग्राफ एनसीईआरटी का है उसे डायरेक्ट क्वेश्चन बनाए गए हैं बीपीएससी में। ये तो पूरी तरह से सेम टू सेम क्वेश्चन पूछा गया था। आप ये देख सकते हैं कि सेम ऑप्शन इसमें भी है। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग एनसीईआरटी। क्लास 6 से हम लोग करेंगे। क्लास 6 में सब्जेक्ट बायो रहेगा और मैं एक्सपेक्ट करता हूँ आप लोग से कि आप लोग क्लास 6 की एनसीईआरटी पढ़े होंगे। यदि नहीं पढ़े हैं तो मेरे साथ साथ आप पढ़ सकते हैं अपनी एनसीईआरटी किताब को खोलकर। तो एनसीईआरटी 6 में बायो के 4 चैप्टर्स हैं। चैप्टर नंबर 1 एंड 2 एंड 7 एंड 8। चैप्टर 1, 2, 7 और 8। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट से। फर्स्ट चैप्टर क्या है? फूड, वेयर डज इट कम फ्रॉम। तो भाई साहब यदि आपसे सीधा पूछे कि फूड कहाँ से आता है तो इसमें टेक्निकल होना ही नहीं। हमें फूड कहाँ से आएगा? या तो प्लांट से आएगा या तो एनिमल से आएगा। या तो आप वेजिटेरियन हैं या तो नॉन वेजिटेरियन हैं। नॉन वेजिटेरियन हैं तो आप जीव जंतु खाएंगे और वेजिटेरियन है तो आप सब्जी साग खाएंगे। बस इतना ही है। और इसमें कुछ ऐसा टर्म भी नहीं है जो हम मेरे एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट हो। और बात रही इसमें क्या बोला है कि डिफरेंट स्टेट में डिफरेंट फूड्स होता है। जैसे नॉर्थ इंडिया में जाएंगे तो वहाँ डिफरेंट रहेगा। बंगाल में जाएंगे तो मछली चावल खाएंगे। साउथ में जाएंगे तो इडली खाएंगे, इडली डोसा खाएंगे। नॉर्थ में जाएंगे तो पूड़ी सब्जी खाएंगे। तो इस तरह से डिफरेंट स्टेट है, डिफरेंट कल्चर है। लेकिन एक चीज़ सबको जो सबका कॉमन है कि सबको न्यूट्रिएंट्स चाहिए ही होता है। वो न्यूट्रिएंट्स किस तरह से लेते हैं उनका अलग अलग तरीका होता है। ठीक है, तो इसमें कुछ ज़्यादा है नहीं, बस इतना ही था। तो इस चैप्टर को हम लोग स्किप करके आगे बढ़ते हैं। एक इसमें ये मस्टर्ड के बारे में दे रखा है कि हम लोग प्लांट्स और एनिमल्स तो खाते हैं। प्लांट्स में हम लोग उसके डिफरेंट पार्ट को खाते हैं। कभी हम स्टेम को खाते हैं, कभी हम उसके फ्रूट्स को खाते हैं, कभी हम उसके रूट्स को खाते हैं, कभी लीव्स को खाते हैं। तो इसमें एग्जाम्पल दे रखा है मस्टर्ड का। मस्टर्ड में क्या है, हम लोग आप पंजाब में चले जाइए, यूपी बिहार में चले जाइए तो जो पत्ता होता है सरसों का पत्ता, उसका चटनी बनाकर खाया जाता है और सरसों का तेल भी निकलता है, मस्टर्ड ऑयल। तो 2 तरीके से हम लोग इसको खा रहे हैं, ये है। और इसमें एक चीज़ और दे रखा है कि जो बीज हैं, हनी बीज हैं, वो नेक्टर आपको पता है नेक्टर क्या होता है? नेक्टर आपको नहीं पता है? नेक्टर क्या होता है कि
एक सीरा जानते हैं, वो उसका शुगर का बना होता है, सीरा की तरह। आप किसी फूल फ्लावर्स होते हैं उसको, उसके पेटल्स को या फिर उसके बीच में जो होता है उसे आप निचोड़ेंगे तो आपके हाथ में कुछ शुगरी टाइप का लगेगा। वो वैक्स एक्चुअली होता है पोलिनेटर्स को अट्रैक्ट करने के लिए। और उसी वैक्स को क्या बीज क्या करते हैं, कलेक्ट करते हैं और उसको कन्वर्ट करते हैं हनी में। तो हनी बनता है हमारा। और ये क्या होता है, नेक्टर, वाटर, एक सुगरी सिक्रेशन होता है फ्लावर्स का, और उसे हनी कन्वर्ट में, बीज जो है हनी में कन्वर्ट कर देते हैं। और कुछ नहीं है इसमें। एक है हार्बीवोरस, कार्निवोरस, ओमनीवोरस। तो ये आपको पता होना चाहिए, एक्सपेक्ट करता हूँ कि ये आपको पता होगा। और भाई ये भी नहीं पता है आपको तो दिक्कत है फिर। ठीक है, नेक्स्ट चैप्टर में आते हैं हम लोग। नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे कंपोनेंट्स ऑफ फूड। कंपोनेंट्स ऑफ फूड क्या होता है, बचपन से सुनते आ रहे होंगे, प्रोटीन खाओ, इस चीज़ में कार्ब ज़्यादा है, इस चीज़ में प्रोटीन ज़्यादा है, इस चीज़ ये फैट है, इसमें फैट ज़्यादा है। तो तीन चीज़ तो आपको पता ही है, फैट हो गया, कार्बोहाइड्रेट हो गया और प्रोटीन हो गया। और जो एक्स्ट्रा है, जो हम लोग बहुत बार भूल जाते हैं बोलना, वो है आपका विटामिन्स है। विटामिन्स के बाद फाइबर है, फाइबर के बाद मिनरल्स है, मिनरल्स के बाद आपका वाटर है। ये सब चीज़ भी है जो मेजॉरिटी में हम लोग इसका इंटेक करते हैं। अब बात करें कंपोनेंट्स ऑफ फूड में, तो ये होता क्या है, ये इंग्रेडिएंट्स के ऊपर डिपेंड करता है कि क्या है हमारे, और यही चीज़ जो है हमारे न्यूट्रिएंट्स को पूरा भी करता है। तो यदि हम एग्जाम्पल के थ्रू जाएं, इसमें डेफिनेशन के थ्रू जाएं, तो न्यूट्रिएंट्स क्या है, वो न्यूट्रिएंट्स वही है जो हमारे बॉडी को नीड है। और वो नीड किससे पूरा होता है, वो नीड फूड से पूरा होता है। अब भूख लगा है तो आप, पक्का है ना कि आपकी भूख तभी मिटेगी जब आप खाना खाएंगे। मूवी देखने से तो भूख खत्म होगी नहीं। तो ये है इसका लॉजिक, सिंपल से। न्यूट्रिएंट्स उसी को कहते हैं जो फूड का कंपोनेंट्स होते हैं, हमारे बॉडी के ज़रूरतों को पूरा करता है। अब क्या है कि टेस्ट करना है हमें। टेस्ट करना है क्या, कि किस में आयोडीन है, किस में हमारा कार्ब है, किस में हमें प्रोटीन है और किस में हमारा फैट है। नॉर्मली तो हम लोग को पता होता है कि ये कार्ब है, इसमें प्रोटीन है और इससे फैट है। लेकिन एनसीईआरटी का है, एनसीईआरटी चाहता है कि आप बच्चे की तरह चेक करें। तो ठीक है, चेक करते हैं, लेकिन इसे चेक करने से पहले, शुरू करने से पहले आपको तीन चीज़ लेना है। तीन चीज़ क्या क्या, पहले तो आप एक आयोडीन ले लीजिए। आयोडीन के बाद आप कॉपर सल्फेट ले लीजिए, और कॉपर सल्फेट के बाद कास्टिक सोडा ले लीजिए, NaOH। अब तीनों चीज़ में मैं आपसे ये पूछूं कि तीनों चीज़ इकट्ठा करने में आपको सबसे मुश्किल क्या है, सबसे मुश्किल कौन सा चीज़ आपको लाने में या रखने में दिक्कत आएगी, तो वो ऑब्वियस है कि CuSO4 है। बाकी कास्टिक सोडा तो आपको दुकान में मिल जाएगा, आयोडीन भी आप व्यवस्था कर ही लेंगे। ठीक है, बस वो बताना था हमें। अब तीन चीज़ आपको ज़रूरत है, ये आयोडीन, कॉपर सल्फेट और NaOH। अब इससे हम लोग करेंगे क्या, हम लोग बच्चा बनेंगे और बच्चे की तरह हम लोग चेक करेंगे कि किस में कार्ब है, किस में फैट है और किस में प्रोटीन है। वो चेक करने के लिए सबसे अच्छी चीज़ ये है कि चेक करने की ज़रूरत ही नहीं है। आप आलू जानते हैं, आलू में आप क्या करेंगे, एक एंटीसेप्टिक डिटॉल है, डिटॉल को थोड़ा सा डालिएगा तो आलू क्या है ना, या तो ब्लू या ब्लैकिश टाइप का हो जाएगा। डिटॉल क्या एंटीसेप्टिक है। और जो टिंटिक्यूर आयोडीन लेने के लिए एनसीईआरटी बोलता है कि आप टिंटिक्यूर आयोडीन का आप घोल लीजिए, उसका सॉल्यूशन लीजिए। वो भी एक्चुअली क्या है, एंटीसेप्टिक है। ये किस चीज़ का बना होता है, इसमें मेथनॉल होता है। अब वो एंटीसेप्टिक है तो आपको पता है कि अल्कोहल तो होना ही है। उसके बाद आयोडाइड होता है, और आयोडाइड में पोटेशियम या सोडियम का आयोडाइड हो जाएगा और आयोडीन हो जाएगा। तो ये एंटीसेप्टिक है। यदि ये आलू पे आप डालेंगे तो वो ब्लू या ब्लैक हो जाएगा। तो हमें पता चल जाता है ब्लू और ब्लैक होता है जैसे ही, तो हम क्या कहते हैं उसको कहते हैं कार्ब है इसमें। हमें तो पहले से पता है कि कार्ब है, बट चेक करते हैं तो उसमें कार्ब होता है। वो कैसे चेक किए हम लोग, किस चीज़ से, आयोडीन से। टिंटिक्यूर आयोडीन बनाए और उससे मैंने आलू के ऊपर डाला तो चेक करे। तो कोई भी चीज़ है, कोई भी फूड है,
उसके ऊपर हम आयोडीन का टेस्ट यदि करते हैं, वो ब्लू एंड ब्लैक हो जाता है, तो हम लोग क्या समझेंगे, उसे समझेंगे कि उसमें कार्बोहाइड्रेट है। अब क्या है, अब हम लोग प्रोटीन चेक करेंगे। तो प्रोटीन क्या है ना कि एक कॉम्प्लेक्स है, ये अमीनो एसिड का 20 तरह के अमीनो एसिड हैं उससे बनता है, अपने आप में ही कॉम्प्लेक्स है। और मैंने शुरू में पूछा था आपसे कि आपको इन तीनों चीज़ों का व्यवस्था करने में सबसे ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटी किस चीज़ में आएगी, तो आपने ही बोला था कि कॉपर सल्फेट में आएगी। तो भाई कॉम्प्लेक्स वो भी है, कॉम्प्लेक्स ये भी है। कॉपर सल्फेट का उपयोग किस चीज़ में करते हैं हम लोग, प्रोटीन को टेस्ट करने में कि उसमें प्रोटीन है या नहीं है। आप कभी रोड पे जाते हैं तो रोड पे देखे होंगे कि मटन शॉप होता है। मटन शॉप में क्या होता है कि बकरे को बाहर लटकाए रहते हैं। बहुत बार क्या होगा, बहुत तेज़ धूप होती है और बहुत तेज़ धूप होने के कारण आप कभी गुजरेंगे तो उसका जो कलर है ना, वो रेड से वायलेट टाइप का हो जाता है, ब्लूइश टाइप का होने लगता है। वो होता है मायोग्लोबिन के कारण, उसमें बहुत सारे कॉम्प्लेक्स रिएक्शन होते हैं, तो ब्लूइश टाइप का होता है। हम लोग मटन, आपको पता है ना क्यों खाया जाता है, मटन खाया जाता है मेनली प्रोटीन के लिए। और प्रोटीन के टेस्ट में हमारा चेंज कलर कैसा हो रहा है, वो वायलेट कलर का हो जा रहा है। कैसा हो रहा है, वायलेट कलर का। अब देखिए यहाँ पे दिक्कत ये होता है ना कि पढ़े हम लोग सब रहते हैं, लेकिन एग्जाम हॉल में हमें कन्फ्यूजन हो जाती है कि किस में आयोडीन डालना था, किस में कॉपर सल्फेट डालना था। तो एक बात का तो मैं बिल्कुल गारंटी देता हूँ कि आप इस चीज़ को भूल ही नहीं सकते, एग्जाम हॉल में कन्फ्यूजन होगा ही नहीं। आपको पता है आयोडीन सिंपल है, आयोडीन सिंपल से हम लोग कार्ब को टेस्ट कर लेंगे, और कॉपर सल्फेट हमारे लिए कॉम्प्लेक्स है। और कॉपर सल्फेट का उपयोग कैसे करेंगे हम लोग, प्रोटीन को टेस्ट करने में। प्रोटीन भी कॉम्प्लेक्स है। कलर की बात करें तो आलू का कलर कैसा हो रहा था, ब्लैक हो जा रहा था। और यहाँ पे मटन का कैसा कलर हो जा रहा है, वो कलर हो जा रहा है वायलेट हो जा रहा है। तो प्रोटीन कैसा कलर देगा, वायलेट कलर देगा। ठीक है, बस इतना ही है और इसमें कुछ भी नहीं है। इतना सारा जो लफड़ा है इसी को लेकर है। ब्लू एंड ब्लैक है और ये प्रोटीन का कलर वायलेट है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। टेस्ट ऑफ फैट्स का टेस्ट आप ऐसे कर सकते हैं कि कोई भी चीज़ को स्क्वीज करेंगे ना, उसमें से ऑयल है यदि निकलता है तो उसमें फैट है। जहाँ पे भी ऑयल है, ट्राइग्लिसराइड है, ग्लिसरोल है, तो वो फैट है उसमें। अब इसने क्या किया है, इसने पेपर के रैप को उसके अंदर कुछ फूड के आइटम को रख के उसे स्क्वीज किया है, तो उससे पेपर क्या है, ट्रांसपेरेंट हो जाता है। वैसे भी कोई तेल यदि पेपर पे डालेंगे तो ट्रांसपेरेंट होना ही है। अब सम सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट सबसे ज़्यादा तो स्वीट पोटैटो आप खा सकते हैं, जिसको शकरकंद भी बोलते हैं। शकरकंद खाएंगे तो आपको बहुत सारा कार्बोहाइड्रेट का बहुत अच्छा सोर्स माना जाता है उसे। और पोटैटो भी है। आलू खाने वाले लोग, साउथ इंडिया में ऐसा बोला जाता है कि नॉर्थ वाले सिर्फ आलू ही खाते हैं। साउथ में आपको आलू मिलेगा ही नहीं, बहुत मतलब कम मिलेगा। हर चीज़ में आलू, जैसे हम लोग हर चीज़ में सब्जी में आलू डालते हैं, साउथ में हर चीज़ में आलू नहीं डालेंगे। वो डालते हैं ये लोग, ड्रमस्टिक डालते हैं, मुनगा जिसको बोला जाता है। ठीक है, इस तरह से है। और इसमें जो हमारा प्रोटीन का सोर्स क्या है, एग है, मीट है, ये सब है। तो ये था। और रफेज की बात करते हैं। आप बचपन से ही सुने होंगे, पिताजी दादाजी बोलते हैं कि बेटा चना खाया करो, चना खाओ तो पेट साफ होगा। तो चना क्या है ना कि फाइबर्स हमें कैसे मिलेगा, फाइबर्स का एकमात्र सोर्स सिर्फ प्लांट ही है। आप सोचेंगे कि हम नॉनवेज खाकर फाइबर्स को बॉडी के जो ज़रूरत है उतना हम सफिशिएंट कर ले, तो वैसा नहीं होगा। आपको फाइबर्स के लिए जो प्लांट का जो भी आइटम है वो खाना पड़ेगा। अब जैसे चना है, चना वना खाएंगे तो आपको फाइबर्स मिलेगा। ठीक है, ये था। अब नेक्स्ट इसमें देखते हैं इसमें क्या क्या है, सोर्सेज दिया गया है। सोर्स मैंने बोला था कि 3-4 चीज़ ज़रूरत है। अब यहाँ पे हम लोग उसका भी देख लेते हैं। कहाँ गया, चलिए उसको देखेंगे हम लोग। तो इसमें क्या किया है, इसमें कुछ सोर्सेज बता रखे हैं इसने विटामिन्स के लिए और क्या क्या उसमें मिलता है। तो सबसे पहले विटामिन ए का आपको पता है, रतौंधी दिनौंधी जो भी बोलते हैं, विटामिन ए के कारण होता है। और विटामिन ए के लिए ही, इसे दूर करने के लिए आप बीटा कैरोटीन जो हम लोग गोल्डन राइस करके बोलते हैं,
तो कैरोट से हमें क्या मिलता है, विटामिन ए मिलता है। पपाया में आपको पता ही है कि सारे विटामिन मिलते हैं। मिल्क एक ऐसा चीज़ होता है, मिल्क में आपको सिर्फ और सिर्फ विटामिन सी छोड़ के बाकी सारी चीज़ मिलेगी, ठीक है। आई और स्किन का जो प्रॉब्लम होता है वो किस वजह से होता है, विटामिन ए के कारण से होता है। और जो विटामिन बी का सोर्सेज यदि पूछा जाए तो विटामिन बी का सबसे अच्छा सोर्स होता है लीवर ऑफ द गोट, या जो भी चिकन जो भी बोल सकते हैं, और वीट, ये सब है आपका बी का। बी कॉम्प्लेक्स खुद में 13 टाइप का है विटामिन, सॉरी पूरा विटामिन 13 टाइप का है। बी कॉम्प्लेक्स में B1, B3, B5, B7, B9, B12, B9 और B12 जो है इसी वजह से एनीमिया होता है। एक आयरन और B9 और B12 एनीमिया का कारण है। इसका हम बताएंगे जब आगे आएगा तो चैप्टर। अब इसमें क्या है ना कि ये विटामिन सी का मुख्य कंपोनेंट्स है। विटामिन सी में जो भी साइट्रस फ्रूट्स हैं, वो चाहे टमाटर हो, चाहे ऑरेंज हो, गोवा हो, मिर्चा हो, सब में आपको विटामिन सी मिलेगा। और पता है आपको ये चीज़ जानकारी होगी कि विटामिन सी क्या होता है कि हम कोई चीज़ को बॉईल करते हैं ना तो वो विटामिन सी ख़त्म हो जाता है। तो वैसा क्यों होता है, विटामिन सी ख़त्म क्यों हो जाता है? तो सबसे पहला कारण वो है कि विटामिन सी जो है वो हमारे वाटर में सोल्यूबल है। अब भी क्या होता है कि एग्जाम हॉल में बहुत लोग तो इस चीज़ के लिए भी कंफ्यूज कर जाते हैं कि वाटर सोल्यूबल और फैट सोल्यूबल विटामिन में। भाई साहब आपको पता है कि बी सी का ग्रुप अलग है, ए डी के का अलग ग्रुप है। अब इसी में कंफ्यूजन हो जाता है कि कौन सा वाटर सोल्यूबल है और कौन सा फैट सोल्यूबल है। तो मैं इसका एक सही चीज़ बता देता हूँ कि आपको पता है कि सी जो है फूड को ज़्यादा गर्म करने पे हमारा सी उड़ जाता है। क्यों उड़ता है? क्योंकि वो वाटर में सोल्यूबल होता है और दूसरा हीट सेंसिटिव होता है। 2 कारण होते हैं। तो सी वाले में बी ऑलरेडी शामिल है, तो बी और सी क्या है, वाटर सोल्यूबल है। पता चल गया हमें, वाटर सोल्यूबल है। और बाकी जो बचा वो फैट सोल्यूबल है। बस सिंपल है, बी और सी वाटर सोल्यूबल और ए डी के फैट सोल्यूबल। अब इसमें याद करने की कोई ज़रूरत है नहीं, आपको सी पता है बस, ए डी का और कुछ नहीं है। विटामिन डी कॉड लिवर ऑयल जो मिलता है वो फिश से मिलता है, और बाकी दूध से तो मिलता ही है, ठीक है। और इसमें क्या है, हाँ डाइटरी फाइबर्स की बात कर रहा था मैं कि ये भी तो है, मेजोरिटी में ये भी चाहिए होता है हमें। पानी भी चाहिए होता है, मिनरल्स भी, विटामिन भी, फाइबर भी। तो आप बचपन से सुने होंगे कि बेटा चना खाया करो, चना खाया करो। चना खाओगे तो पेट साफ होगा। तो ये चना का मुख्य उपयोग यदि बोले तो हमारे बॉडी में जो डाइजेशन का प्रक्रिया है, अनडाइजेस्टेड फूड से छुटकारा करने में बहुत अच्छी भूमिका होती है उसकी। तो ये था हमारा वो। और एक चीज़ और मैं क्लियर कर देता हूँ कि जो फैट है और कार्ब है दोनों एनर्जी देते हैं। एनर्जी मतलब क्विक एनर्जी। क्विक एनर्जी कौन देता है? कार्ब देता है। प्रोटीन तो हमारा मसल बिल्डिंग के लिए होता है, लेकिन कार्बोहाइड्रेट जो है वो क्विक एनर्जी देता है। फैट भी एनर्जी देता है, कार्ब भी देता है, लेकिन सबसे तेज सबसे जल्दी कौन एनर्जी देगा? वो कार्ब देगा, क्विक एनर्जी। क्यों ऐसा? क्योंकि इसका जो शुगर होता है ना, ये शुगर सिंपल शुगर होता है, और जो फैट है ये ट्राइग्लिसराइड होता है। इसके जो शुगर हैं वो टूटने में ही टाइम लग जाते हैं, और ये तुरंत से आपको प्रोवाइड करता है एनर्जी। और दोनों का एनर्जी का जो एफिशिएंसी है वो भी अलग है। जैसे कि कार्ब आपको टूटेगा तो 4 कैलोरी देगा, और ये फैट टूटेगा तो आपको 9 कैलोरी देता है। ये भी याद रखिएगा, बीपीएससी ने क्वेश्चन पूछा था ये कि ज़्यादा एनर्जी कौन देता है, कार्ब देता है या फैट देता है। ये अलग टाइप था उनका पूछने का, लेकिन ऐसे ही इस पे ही क्वेश्चन था। और ये कैलोरी की तो बात कर ली, 1 जूल भी होता है जो 4.1 कैलोरी, ये बस नॉलेज के लिए बताता रहा हूँ। 1 कैलोरी इक्वल टू 4.2 जूल होता है। तो जूल कैलोरी में कंफ्यूज मत करिए। बैलेंस डाइट क्या होता है? बैलेंस डाइट आपको पता है, बैलेंस करके सब कुछ लेना ही बैलेंस डाइट है। तो बैलेंस करके क्या, बैलेंस में जितना सारा मेजोरिटी में मैंने चीज़ों को बताया, उन सब चीज़ों की ज़रूरत है बॉडी में, उन सब चीज़ों को आप सफिशिएंटली ले रहे हैं तो आप बैलेंस डाइट ले रहे हैं। लेकिन आजकल बैलेंस डाइट तो सपना ही हो गया है। समोसा और मैगी खा के लोग रह रहे हैं, तो बैलेंस डाइट तो नहीं मिल रहा है, बट बैलेंस डाइट खाना चाहिए। अब विटामिन सी की जो बात कर रहे थे हम लोग, विटामिन सी के बारे में इसने वही लिख रखा है,
डिस्ट्रॉयड ड्यूरिंग हीट, और ये विटामिन सी हीट में डिस्ट्रॉय हो रहा है मतलब वाटर सोल्यूबल है, और सी वाटर सोल्यूबल है तो मतलब बी भी है, और यदि बी और सी वाटर सोल्यूबल है तो ए डी ई के फैट सोल्यूबल है। बस सिंपल, याद हो गया। और इन्होंने बता रखा है ओबेसिटी क्या होता है। ओबेसिटी होता है मोटापा, लेकिन ऐसा नहीं है, घर वाले आपको मोटा ही देखना चाहते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट बात करते हैं डेफिशिएंसी डिसीजेज क्या क्या है। डेफिशिएंसी डिजीजेज में आपको जैसे स्टंटिंग होता है, वेस्टिंग होता है, तो ये सब हैं बहुत सारे, क्वारिसोरकर करके भी ये होता है। तो इसमें नहीं, वो हो सकता है कि आगे वाले क्लास में दिया हो। यहाँ पे कुछ विटामिन का नाम है। अब विटामिन का नाम है तो ये तो आपको याद करना ही पड़ेगा, बट फिर भी जहाँ तक भी कोशिश करेंगे हम कि यहीं पे याद करा दे आपको। विटामिन सी, रेटिनॉल आप पहले याद कर चुके होंगे, बट याद यहाँ पे भी एक बार रिवाइज कर लीजिए। विटामिन ए को रेटिनॉल बोलते हैं साइंटिफिक नेम। विटामिन सी का तो याद ऐसे ही हो जाता है, स्कॉर्बिक एसिड है, क्योंकि ये एसिड वाली चीज़ों से ही मिलता है, जैसे लाइम हो गया। अभी पता है एक इसका जो विटामिन सी है ये काम क्या करता है, इसका बॉडी में क्या काम है। इसका बॉडी में मेन काम है इम्यूनिटी को बूस्ट करना, और दूसरी बात है कि ब्लीडिंग गम्स में एक जो बीमारी होती है वो भी विटामिन सी की कमी की वजह से होती है। और दूसरा क्या है, वाउंड्स, जो घाव हो गए या कुछ बीमारी हो गई, वो आपके अंदर इम्यूनिटी है ही नहीं तो कैसे ठीक होगा, तो विटामिन सी के कारण होता है। अभी कोविड के टाइम पे आप देखे होंगे कि बहुत लोग लिमसी का पत्ता पत्ता लेकर चल रहे थे, लिमसी चूसते चल रहे थे। लिमसी क्या होता है, वो विटामिन सी का एक टैबलेट होता है। तो विटामिन सी क्या है, स्कॉर्बिक एसिड है, और ए का नाम रेटिनॉल है। बी वन और बी कॉम्प्लेक्स का एक है थोड़ा सा पैंट पर बसा, तो ये एक निमोनिक है, वो आप देख लीजिएगा, हम बताएंगे। सी का स्कॉर्बिक एसिड हो गया, डी का कैल्सीफेरोल। ठीक है, डी को क्या बोलते हैं, कैल्सीफेरोल। और इसके कारण, विटामिन डी के कारण हड्डियों का रोग रिकेट्स है, वो आपको पता होगा, और नहीं पता है तो अभी आप जान लीजिए। और एक विटामिन ई होता है, तो ई का साइंटिफिक नेम भूल जाते हैं, और ई और के में बड़ा कन्फ्यूजन होता है। तो ई और के का कन्फ्यूजन हम दूर कर देते हैं आपको। गांव में या कहीं पे भी आप पता है ए करके बुलाते हैं, इधर आओ, ए ए ए ए हिंदी में इस तरह से होता है, और इंग्लिश में ई लिखा जाता है। तो बुलाते हैं किसी को, टोकते हैं, टोकना, ए कहाँ जा रहा है, तो टोकोफेरोल। ई का नाम क्या है, टोकोफेरोल। ई से मतलब टोको, टोकोफेरोल ई, विटामिन ई। और के क्यूनोन हो गया, के का क्यूनोन, के से क्यूनोन, फिलोक्यूनोन बोल दो, के से ई का टोकोफेरोल, और के से फिलोक्यूनोन। के से क्यूनोन याद रखिए, फिलोक्यूनोन तो एग्जाम हॉल में खुद से ही आ जाएगा। तो ये था। और एक मैंने बताया था कि एनीमिया का कारण क्या है, एक तो आयरन लॉस होता है, दूसरा B9 और B12। B9 को क्या कहते हैं, आपको पता होगा कि आयरन एंड फोलिक एसिड का टैबलेट दिया जाता है गवर्नमेंट के द्वारा सारे हॉस्पिटल्स में। फोलिक एसिड क्या होता है, B9 की जो डेफिशिएंसी होती है उसे पूरा करता है। एक कोबैलिम होता है, B12 कोबैलिम बोलते हैं इसको। तो B9 आप ऐसे भी याद कर सकते हैं। बहुत लोगों को एनीमिया में सिर्फ आयरन ही समझ में आता है। तो जेस्टेशन पीरियड जो होता है ह्यूमन का, वो 9 मंथ का होता है। तो 9 मंथ से आप जेस्टेशन पीरियड से B9 याद कर सकते हैं। B9 की कमी है तो एनीमिया है, B9 और साथ में 12 याद करेंगे। और B1 बेरी बेरी होता है। B1 से आपको एक चीज़ बताऊं, B1 है ना, वो बार बार आता है। 1 है, 1 ज़्यादा बार आएगा कि 3 ज़्यादा बार आएगा, तो 1 ज़्यादा बार आता है और 3 कम बार आता है। तो बेरी बेरी कौन सा आएगा, B1 आएगा, और B3 पेलाग्रा होता है। B1 बेरी बेरी और B3 पेलाग्रा, ये बीमारी का नाम है, याद कर लीजिएगा। और मैं बता रहा था कि जो ट्रिक है बी कॉम्प्लेक्स का, थोड़ा सा न्यू पैंट पर बसा, थोड़ा सा थायामीन होता है, रा से राइबोफ्लेविन होता है, न्यू से नियासिन होता है, और पी से पेंडोथोनिक होता है, पैराडॉक्सिन होता है, बायोटीन होता है, और साइनोकोबैलियम होता है। ये ख़त्म हो गया हमारा। अब एनीमिया के पता है ना कि 59 से 60% इंडियन में वीमेंस हैं जो एनीमिक हैं। टोकोफेरोल भी हो गया, फिलोक्यूनोन भी हो गया, सारा याद हो गया। अब बस डी का कैल्सीफेरोल याद कर लीजिएगा, डी का कैल्सीफेरोल। डी से
आपको कैल्शियम की पता है ना कि डी क्या करता है। वहाँ एक चीज़ और मैं क्लियर कर देता हूँ कि बहुत लोग को लगता है कि विटामिन डी जो है वो कैल्शियम देता है, नहीं ऐसा नहीं है। विटामिन डी क्या करता है, हमें कैल्शियम को एब्जॉर्ब करने में हेल्प करता है। यदि विटामिन डी आपके बॉडी में नहीं रहेगा, आप कितना भी दूध पीते रहिए, कितना भी आप कैल्शियम वाली चीज़ खाते रहिए, आपके बॉडी में कैल्शियम एब्जॉर्ब ही नहीं होगा। ये विटामिन डी की प्रभाव है। तो कैल्शियम के लिए विटामिन डी, तो विटामिन डी का नाम क्या है, कैल्सीफेरॉल, और ए का नाम रेटिनॉल, और बी कॉम्प्लेक्स का बता ही दिया, बस याद हो गया। के का भी बता दिया और ई का भी बता दिया। अब आपको भूलना नहीं चाहिए, ठीक है। बस इतना ही है इसमें, और बाकी 7 और 8 में हम लोग चलेंगे। 7 और 8 ये है 7। तो गेटिंग टू नो प्लांट्स। प्लांट्स तो भाई साहब बचपन से ही देखते आ रहे हैं हम लोग, कौन सा स्टेम है, कौन सा पत्ता है और कौन सा जड़ है, ये हमें पता है। लेकिन यहाँ पे कुछ टेक्निकलिटीज़ है, वो देख लेंगे। टेक्निकलिटीज़ में क्या है, हर्ब है, श्रब है, ट्रीज है। बहुत बार कंफ्यूज कर जाते हैं कौन किसको हर्ब कहें, किसको श्रब कहें। तो हर्ब का मतलब हरा, तो जो सारा चीज़ हरा है, जिसमें जिसमें पूरा चीज़ ग्रीन है, ग्रीनरी, उसका स्टेम भी ग्रीन है, उसके पत्ते भी ग्रीन हैं, तो वो हर्ब हो जाएगा। और श्रब में ग्रीनरी नहीं हो तो उसका जो स्टेम है वो वुडी आकार का हो जाता है, तो उसको श्रब कहते हैं। अब इसकी मेनली जो डेफिनेशन है वो साइज के ही अकॉर्डिंग है। 1 मीटर से कम है तो आपका श्रब हो गया, 1 से 3 मीटर है तो आपका हर्ब हो गया, और बाकी जो ट्री तो पता ही है कितना लंबा लंबा होता है। तो हर्ब का सीधा आप समझिए कि हर्ब जो है, हर्ब क्या है, और जो हरा रहता है, सालों भर हरा रहता है, वो उसमें टेंडर होता है, उसमें जो वुड नहीं होता वो टेंडर मतलब वो स्टेम ही होता है लेकिन वो ग्रीन होता है, तो उसको टेंडर बोलते हैं। श्रब में क्या होता है, वुडी टाइप का हो जाता है, जैसे लेमन का पेड़ आप कह सकते हैं, वो श्रब का ही एक है। और श्रब में एक पता है ब्रांचेज जो होता है नीचे से, ये बेस पे ब्रांचेज होते हैं इस तरह से श्रब में, ठीक है। ब्रांचेज जो हैं वो आपके बेस से ही निकलेंगे, तो ये आपके श्रब होते हैं। इनका लंबाई 1 से 3 मीटर होता है। और एक स्क्रब भी आता है, तो वो भी बता दूँ। स्क्रब तो हमारा मेनली वेजिटेशन से रिलेटेड है। वेजिटेशन बोले तो अब झाड़ी देखे होंगे, ट्रेन में जाते होंगे तो रेल के किनारे बबुल के पेड़, बेरी के पेड़ बहुत सारे लगे होते हैं। वो छोटे होते हैं बट थॉर्नी पेड़ होते हैं और स्पोरेडिक होते हैं, तो उनको स्क्रब कहा जाता है, ठीक है। तो हर्ब हो गया, श्रब हो गया, ट्रीज हो गया। अब इसमें टॉल शॉर्ट जो भी दे रखा है आपको, आप कर लेंगे। आप कॉन्सेप्ट समझ गए तो आप कवर कर लीजिएगा। अब इसमें कुछ नहीं है। हर्ब पूरा ग्रीन रहता है, इसमें टेंडर मिलता है, और ये जो 1 से 3 मीटर श्रब रहता है, और बाकी स्क्रब तो का अलग कंसेप्ट है। अब आप लोग कमेंट में बताइए कि रोज क्या है। रोज तो आप लोग देखे होंगे, रोज हर्ब है, श्रब है, स्क्रब है, क्या है बताइएगा। मैं ये श्रब देख लीजिए, इसके जो ब्रांचेज हैं ये बेस से ही निकल गए हैं, तो ये आपका श्रब हो गया। अब क्या है, स्टेम के बारे में दे रखा है। तो स्टेम क्या है कि स्टेम तो हम लोग जानते ही हैं। अब जो नहीं जानते हैं वो बताता हूँ कि स्टेम बहुत बार क्या होता है कि मॉडिफाइड होता है। आप उसका पत्ता देखें, वो कैक्टस जिसको बोलते हैं, जो पत्ता होता है, छत्ता होता है, वो एक्चुअली पत्ता नहीं होता है, वो स्टेम होता है, ठीक है। आप बात जान लीजिए, जो इस तरह से रहता है, इस तरह से वो स्टेम होता है। उसके अंदर जो कांटा होते हैं वो लीव्स होते हैं, ठीक है। कांटा लीव्स है, और ये जो पत्ता टाइप का है वो स्टेम है। तो स्टेम जो है बहुत बार मॉडिफाइड होता है। अभी एग्जांपल आपको दे दें तो जो आलू है, में हम लोग का आलू क्या है, वो भी स्टेम है। प्याज क्या है, ओनियन क्या है, वो भी स्टेम है। तो इसको स्टेम को ना नामकरण अलग तरीके से कर देते हैं। जैसे पोटैटो वाले को है उसको ट्यूबर बोल देते हैं, ओनियन को क्या बल्ब बोल देते हैं, और जो टर्मरिक और जिंजर होता है उसको राइजोम बोल देते हैं। एक और खाए होंगे सीताफल जिसको बोलते हैं, कंदमूल बोला जाता है, बड़ा बड़ा होता है, वो भी क्या होता है, स्टेम ही होता है आपका।
और इसमें क्रीपर्स दिया है, क्लाइंबर्स दिया है। आप तारबूज की, जहाँ पे तारबूज की खेती होती है उस खेत में जाइएगा और तारबूज के पेड़ नीचे लेटे होते हैं और तारबूज होता रहता है। और लौकी का पेड़ जो है ऊपर चढ़ता है। इसको क्लाइंबर बोलते हैं, इसको क्रीपर बोलते हैं। इसमें और कोई टेक्निकल वर्ड है ही नहीं है, पढ़ना ही नहीं है ज़्यादा। अब क्या है हमारा, इसमें लीफ के बारे में दे रखा है। तो लीफ भी अभी तो हम लोग उतना नहीं पढ़े होंगे कि लीफ क्या होता है, बट यहाँ पढ़ना है कि लीफ अलग अलग तरीके से होते हैं। अलग अलग तरीके बोले तो दो ही तरह का, एक बांस का पत्ता देखे होंगे, बम्बू का, और एक नॉर्मल पेड़ देखे होंगे। या तो इस तरह से लंबा होगा या रेटिकुलेट होगा, मतलब इस तरह से होगा। तो इसमें उनके वेन्स होते हैं, वो मैं दिखाता हूँ आपको। ये जो है ना, ये वेन्स है। ये जो है ये आपको जो दिख रहा है पहले से, ये सब रेड रेड किया हुआ है। एक्चुअली क्या हुआ था कि मैं इसके पहले एक बार वीडियो रिकॉर्ड किया और वीडियो रिकॉर्ड में उसमें आवाज़ नहीं आया, तो इसकी वजह से वो दोबारा मुझे रिकॉर्ड करना पड़ रहा है। तो ये जो है वेन्स है, ये क्या है आपका वेन्स है। और ये बीच वाले को क्या कहते हैं, मिड रिब्स कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, मिड रिब्स कहते हैं। तो जो वेन्स है ना, वेन्स दो टाइप से होता है। एक तो पैरेलल होता है, ये ऐसा जो बांस का जो पत्ता रहता है इसमें एक पैरेलल रहेगा, ये एक साथ रहेगा। और जो रेटिकुलेट रहेगा इस तरह से रहता है, रेटिकुलेट। तो दो तरह के वेन्स मिलते हैं। अब ये वेन्स में जब डिफर होता है ना तो बहुत चीज़ डिफर हो जाता है, ये ध्यान रखिएगा। वेन्स नॉर्मल वेनेशन ऑफ द लिप्स इज नॉट नॉर्मल। अब क्या होता है कि इसमें बहुत सारी चीज़ होता है। अब इसकी बात करते हैं। तो जैसे ही पैरेलल होता है कोई चीज़ का, कोई पौधा, या सीधा सीधा बम्बू की बात कर लें तो उसका जो रूट है वो भी चेंज हो जाता है। रूट कैसा हो जाएगा, घास को आप कभी निकाले हैं मिट्टी से, घास में देखिएगा तो इस तरह से उसका रूट जो है इस तरह से, इसको क्या कहते हैं, फाइब्रस रूट कहते हैं। और घास भी तो ऐसे ही होता है, उसका पत्ता ऐसा थोड़ी ना होता है, ऐसे होता है, तो वो भी पैरेलल होता है। तो घास का फाइब्रस रूट हो जाता है। जैसे ही पैरेलल हुआ तो रूट क्या हो गया, फाइब्रस हो गया। अब उसके सीड में भी डिफरेंस आता है। सीड जो है क्या होता है, डाइकोटिलेंस होता है, कोटिलेडन्स। लेकिन यहाँ पे हमारा जो वेनेशन के कारण पैरेलल वाले में मोनोकोटिलेडन्स होता है, एक ही होता है। अब जैसे चना देखे होंगे ना, दो चीज़ मिलके चना बनाता है। अब इसमें क्या होता है, एक ही रहता है। तो ये चीज़ हो जाता है। और दूसरे चीज़ में पेटल सेपल्स में होते हैं, उसके जो फ्लावर्स लगते हैं इसमें ट्रिपलेट में रहेगा हमेशा। और इसमें 4-5 इस तरह से, 4 या 5 इस तरह से रहेगा। और इसमें क्या रहेगा, ट्रिपलेट्स में रहेगा। तो ये 3-4 डिफरेंस होता है। नेक्स्ट क्लास में और जो हम लोग हायर क्लास में जाएंगे तो उसमें और अच्छे से इसको क्लियर कर लेंगे। टैप रूट इस तरह से होता है। वेनेशन वही चीज़ लिखा है, वेनेशन रेटिकुलेट होता है, पैरेलल होता है, हम लोग पढ़ लिए। पैरेलल क्या होता है मैंने बता दिया इस तरह से। और रेटिकुलेट जो पीपल का पत्ता होता है, रेटिकुलेट होता है वो। ये वेन्स है, मिड रिब है, ये बांस का ही दे रखा है इसने, बस था। और इसमें दे रखा है ट्रांसपायरेशन क्या होता है, ट्रांसपीरेशन। अब धनिया लेकर आते हैं सब्जी मार्केट से, धनिया यदि आप नीचे रख देते हैं तो आपको पता है कि उसमें थोड़ा पानी टाइप का हो जाता है। पानी टाइप का क्यों हो जाता है, क्योंकि वो ट्रांसपीरेशन करता है। और वही बात यहाँ पे कर रहा है कि आप किसी पत्ता को, उसके ब्रांच को प्लास्टिक से ढक देंगे तो प्लास्टिक के ऊपर थोड़ा थोड़ा जो है मॉइस्चर जमा हो जाता है। मॉइस्चर क्यों जमा होता है, इवोपोरेशन और ट्रांसपीरेशन के कारण, बस है। अब ये क्या कर रहे हैं साहब, यहाँ पे क्या कर रहे हैं, इतना एक्टिविटी करने की ज़रूरत नहीं है, बट इन्होंने कर रखा है। ये क्या कर रहे हैं कि ये पता करने के लिए कि पत्ते में फूड है या नहीं, पत्ता में कुछ एनर्जी है या नहीं, ये पता करने के लिए क्या कर रहे हैं कि पत्ता से पहले क्लोरोफिल निकाल दे रहे हैं। क्लोरोफिल निकालने के बाद उस पर आयोडीन वाला टेस्ट करते हैं। आयोडीन वाला टेस्ट करने के बाद कौन सा कलर आता है, मैंने आपको बताया था, ब्लू या ब्लैक। तो वही ये कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं कि पहले पत्ता को स्पिरिट में गर्म करके उसको, उससे सारा क्लोरोफिल निकाल दिया। क्लोरोफिल निकालने के बाद उस पर आयोडीन टेस्ट किया। तो आयोडीन टेस्ट करने के बाद इनको पता चला कि हाँ इसमें अभी कार्ब है। तो कार्ब है मतलब इनके पास फूड है। तो फूड कहाँ से आया इनके पत्ते में, तो फूड आया, ये फोटोसिंथेसिस करके फूड रखे हैं। तो इन्होंने क्या किया, फोटोसिंथेसिस किया है और तभी इनके पास फूड है। रूट दो ही टाइप का होता है। उसके बाद सब टाइप्स में जाएंगे तो बहुत तरह का मिल जाएगा। कौन कौन सा रूट होता है, एक टैप रूट होता है, एक फाइब्रस रूट होता है। टैप इस तरह से होता है, फाइब्रस
ये इस तरह से फाइबर की तरह होता है। ये है आपका फाइब्रस रूट और ये आपका टैप रूट है। ये मैंने बताया कि फाइब्रस रूट और टैप रूट में क्या क्या है, मोनोकोटिलिडेंस और पैरेलल वेनेसन, ये सब है। बीपीएससी ने क्वेश्चन पूछ रखा है भाई साहब, ये आया था 68 या 67 में है, ध्यान रखिएगा। और जो मेन रूट में है ये जो ये सब है, इसको लेटरल कहते हैं। लेटरल मतलब है ही, इसमें कुछ है नहीं, इसको लेटरल कहते हैं और इसको टैप रूट कहते हैं। और कुछ चीज़ें हैं जहाँ पे हम लोग बहुत ज़्यादा कंफ्यूज कर जाते हैं, वो है कि कौन सा रूट है और कौन सा स्टेम है। तो स्टेम का तो मैंने बता दिया था। अब पोटैटो क्या है, स्टेम है, लेकिन वही स्वीट पोटैटो क्या हो जाता है, शकरकंद जिसको बोलते हैं, वो आपका हो जाता है रूट। और रूट में क्या क्या होता है वो सारा चीज़ आपको याद कर लेना है। रूट में आपका हो जाएगा टर्निप, रेडिश, टोपिकोआ और बीट रूट और स्वीट पोटैटो। टर्मरिक जो है वो आपका स्टेम है, राइजोम जिसको बोलते हैं, ठीक है। तो ये 4-5 चीज़ याद रख लेना है, ये शायद एक पर क्वेश्चन आ रखा है। अब फ्लावर्स तो आप लोग देखे ही होंगे, लेकिन एनसीईआरटी ने आपको कुछ चीज़ के लिए मना किया है। और मना क्यों किया, क्या किया है कि भाई साहब आप जब फ्लावर्स की डिसेक्शन करें, जब फ्लावर्स की आप पढ़ाई कर रहे हैं तो आपको मेरीगोल्ड नहीं लेना है, और एक दो का नाम लिखा है सनफ्लावर नहीं लेना है। क्यों नहीं लेना है, तो वो कहना ये चाह रहे हैं कि आप इन फ्लावर्स को लेंगे तो इसके अंदर फ्लोरेट्स होता है, फ्लोरेट्स बोलते हैं उसको। अब इनके फ्लावर के अंदर ही फ्लावर आपको मिलेंगे, पता है वो गेंदा का फूल होता है इस तरह से होता है, वो सब फ्लावर्स ही होता है, इसको फ्लोरेट्स बोलते हैं। आपको उसमें स्टाइल कौन सा है, एंथर कौन सा, स्टिग्मा कौन सा है, आप कभी पता नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए इन्होंने मना कर रखा है कि आप उसे मत लीजिएगा। तो आप हमें बताइएगा कि कॉलीफ्लावर क्या है। कॉलीफ्लावर तो नाम में फ्लावर है, तो क्या ये फ्लावर है या फ्रूट है या स्टेम है, क्या है, आप हमें बताइएगा कमेंट करके कॉलीफ्लावर क्या है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग गुलाब का फूल। गुलाब के फूल के बारे में पढ़ते हैं। गुलाब क्या है, तो गुलाब इसलिए इन्होंने लिया है कि गुलाब में आपको जो उसके पार्ट्स हैं, सेपल्स हो, पेटल्स हो, वो बहुत अच्छे से दिख जाएगा। ठीक है, तो इसके जो पेटल्स है, पेटल्स और सेपल्स में कंफ्यूज नहीं करना है कि हम लोग शादी वादी में या भगवान जी पे पेटल्स ही चढ़ाते हैं। इसके जो पंखुड़ी होते हैं, पंखुड़ी बोला जाता है, वो पेटल्स ही होता है। और जो सेपल्स होता है वो तो ग्रीन कलर का होता है, टूट के गिर जाता है फ्लावर होने के बाद। अब वो कुछ लोग को ये लगता है कि कोरेला और पेटल्स एक ही होता है। ऑब्वियस है एक ही होता है, बट मतलब एकदम से आप प्रिसाइजली कहें तो एक नहीं होता है। पेटल्स और कोरेला जो इंडिविजुअल होता है, इंडिविजुअल को पेटल्स कहते हैं। जैसे एक गुलाब का ये पंखुड़ी हो गया तो इसको पेटल्स कहेंगे, और ये सारे पंखुड़ियों को क्या कहेंगे, कोरेला कहेंगे। ठीक है, और सेपल्स क्या होता है, सेपल्स और कैलिक्स एक नहीं होते हैं। सेपल्स क्या होता है, एक इंडिविजुअल सेपल को हम लोग सेपल कहेंगे, और ये जो ग्रुप है सेपल्स का उसको हम लोग कैलिक्स कहेंगे। याद रखिएगा। ये जो आप लीफ का पढ़े होंगे, लीफ को क्या कह रहे थे हम लोग, जो जोड़ता है लीफ को उसको कह रहे थे क्या, बताइए, पेटियोल। ठीक है, इसको क्या कहते हैं, पेटियोल। जो आपका स्टेम से जोड़ता है लीफ को, वही फ्लावर को जो स्टेम से जोड़ता है उसको क्या कहते हैं, पेडिकल कहते हैं, पेडिकल। ठीक है, ये तो याद होना चाहिए, पेटियोल और पेडिकल्स। अब वो इन्होंने कुछ वो दे रखा है जो फ्लावर्स के होते हैं, कुछ मेल पार्ट्स होते हैं, कुछ फीमेल पार्ट्स होते हैं। तो जो मेल पार्ट्स होते हैं, एंथर होता है, फिलामेंट होता है, ये तो याद हो ही जाएगा, याद कराने की ज़रूरत है नहीं। पिस्टिल होता है, इसको कार्पेल भी कहा जाता है। पहले तो ऊपर स्टिग्मा होता है, स्टिग्मा। ठीक है, और स्टिग्मा से याद आया एनिग्मा। एनिग्मा वीमेन में ही ज़्यादा होता है, तो स्टिग्मा आप याद रख सकते हैं। स्टिग्मा के बाद स्टाइल भी वीमेन का ज़्यादा रहता है, तो स्टाइल होता है। और ओवेरीज ये है, और ओवेरीज के अंदर क्या मिलता है, ओव्यूल्स मिलता है। ठीक है, तो अब ये भी कंफ्यूजन होता है कि बहुत लोग ये कंफ्यूजन में कर देते हैं कि जो फ्रूट है वो सीड जो है ओवेरीज का बनता है। नहीं, सीड जो है वो सीड बनता है ओव्यूल्स का।
ठीक है। और जो फ्रूट है, फ्रूट बनता है आपका ओवेरीज का। आप एप्पल देखे होंगे और मैंगो देखे होंगे। एप्पल में क्या बहुत सारे सीड्स होते हैं, मैंगो में एक सीड होता है। और एक सीड क्योंकि ओव्यूल एक ही होता है इसके ओवेरी में, जबकि एप्पल के इसमें बहुत सारे होते हैं, इसलिए इसको इसमें बहुत सारे सीड होते हैं। इस तरह से होता है कंसेप्ट, याद कर लीजिएगा। तो ओव्यूल से क्या बनता है, सीड बनता है। ओवेरी से क्या बनता है, फ्रूट बनता है। ओवेरी देखने के लिए इन्होंने ब्लेड से काट के देखा है, जो हैं ये ओव्यूल हैं, ठीक है। बस इतना ही था, और आगे का चैप्टर पढ़ेंगे हम लोग। बॉडी मूवमेंट, बॉडी की मूवमेंट कैसे होती है। तो बॉडी मूवमेंट कैसे करता है, अलग अलग जीव जंतु अलग अलग तरीके से दौड़ते हैं। कोई हॉपिंग करता है, कोई स्लिथरिंग करता है, कोई रनिंग करता है, कोई वॉकिंग करता है। तरह तरह का है मूवमेंट लोगों का। अब उसी मूवमेंट में इस चैप्टर में जॉइंट्स की बात करें तो जॉइंट्स सबसे पहले तो एक फिक्स्ड होता है। अभी यहाँ पे लिखते हैं जॉइंट्स क्या होता है, एक फिक्स्ड होगा आपका, ठीक है। और फिक्स्ड के बाद थोड़ा सा उसमें लिटिल मूवमेंट होगा एक जॉइंट में, और एक तो पूरी तरह से मूवमेंट करेगा। तो ये बॉल एंड सॉकेट होता है जो पूरी तरह से मूवमेंट करता है। ये कहाँ होता है, हिप और थाई बोन में, बॉल और सॉकेट का। और लिटिल मूवमेंट वाला जो इसको हिंज बोलते हैं। आप दरवाज़ा देखे हैं, आप ऐसा तो नहीं है कि दरवाज़ा उल्टा करके लगा देंगे, उस साइड वैसे इस साइड मोड़ देंगे, नहीं होगा, एक ही तरह से वो मूव करेगा, तो उसको हिंज कहते हैं। और फिक्स्ड है ये तो मूव ही नहीं करेगा। तो ये 3 हैं हमारे जॉइंट्स। और भी इसमें क्या क्या है, फिक्स्ड वाले में बात करें तो आप कभी खाना खाते हैं तो आपको पता चल रहा होगा कि जबड़ा जो है आपका नीचे वाला मूव करता है, जॉ जो है नीचे का मूव करता है, ना कि ऊपर वाला। ऊपर वाला क्या है, जबड़ा, वो फिक्स्ड है हमारे हेड के साथ। तो ये फिक्स्ड है हेड, और जॉ वाला जो है वो फिक्स्ड है। लिटिल मूवमेंट वाला हिंज वाला कैसे काम करता है, मैंने बताया। नी के पास जो है हमारा पैर और हाथ जो है वो हिंज की तरह काम करता है। बॉल सॉकेट बता दिया, बॉल और सॉकेट। अब इसमें देखते हैं इसमें क्या क्या दे रखा है जॉइंट्स। अब पिवटल जॉइंट्स, हाँ कन्फ्यूजन होता है इसमें कि कौन सा पिवटल है कौन सा हिंज है, तो मैं बताता हूँ ना, वो कन्फ्यूजन नहीं होगा। अब किसी का हाथ काट दे तो वो जिंदा रहेगा, तो यस जिंदा रहेगा। किसी का पैर का जॉइंट तोड़ दे तो वो जिंदा रहेगा, पैर का जॉइंट तोड़ दे तो यस वो भी जिंदा रहेगा। किसी का वो जो बॉल और सॉकेट का था, हिप और थाई का, वो तोड़ दे तो वो जिंदा रहेगा, यस जिंदा। लेकिन किसी का गला काट दे तो वो जिंदा रहेगा, नेक ही काट दे तो वो जिंदा रहेगा, नहीं रहेगा, मर जाएगा। तो क्या है कि इन सारे जॉइंट्स में पिवटल जॉइंट, पिवटल पता है ना, मोस्ट फंडामेंटल चीज़ को बोलते हैं पिवटल, जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। तो जो पिवटल जॉइंट है वो हमारे गर्दन को अटैच करता है। पिवटल जॉइंट गर्दन को अटैच करता है, नेक के साथ हेड को। तो ये हमारा पिवटल जॉइंट है। अब पिवटल जॉइंट जैसे ही दिमाग में आए तो आपको बस जान प्राण वाली ही बात याद आनी चाहिए, कभी कन्फ्यूजन नहीं होगा, नेक में आप करके आएंगे। थाई बोन और बॉल सॉकेट वाला बता दिया, हिंज वाला भी होगा। पिवटल जोन ये जो है गर्दन को जोड़ रहा है, हिंज वाला है ये। और फिक्स्ड जॉइंट अपर जॉ और हेड का है, उसको फिक्स्ड जॉइंट कहते हैं। और हड्डी की बात करें तो बचपन में 305 हड्डी होता है। जैसे ही वो बड़े होते हैं तो वो हड्डी एक दूसरे में फ्यूज कर जाता है, और बचता कितना है, 206 है। स्केलेटल की बात कर, स्केलेटन में हड्डी कहाँ पे कहाँ होता है वो हमारे हायर क्लास में पढ़ेंगे। फिलहाल स्केलेटन के बारे में बताए हैं। और एक जो बोन है वो उसे दे रखा है इन्होंने, कार्पल्स का दे रखा है। तो कार्पल्स देख लेते हैं जो फिंगर्स का है वो। अब एक्चुअल में हम लोग थोड़ा सा स्पेसिफिकेशन में जाए तो कार्पल्स जो है ना वो इंडिविजुअल होता है। इंडिविजुअल ये 8 बोन्स का बना होता है। 8 बोन्स को इंडिविजुअली हम लोग इंडिकेट करते हैं कार्पल से। लेकिन यदि हम 8 को एक साथ बोले तो उनको कॉर्पस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कॉर्पस। कॉर्पस आपको पता है ना कि इकट्ठा बोला जाता है, धन जो है कॉर्पस इकट्ठा है तो कॉर्पस। तो 8 जो बोन्स है उसको कॉर्पस बोलते हैं, और कार्पल्स इंडिविजुअल को। अब इसमें भी थोड़ा सा स्पेसिफिकेशन में जाए तो ऊपर का जो फिंगर्स हैं, फिंगर्स में आप देखेंगे तो तीन जगह जॉइंट होगा, मतलब 3 उसमें होगा, 1 2 3। तो ये जो फिंगर्स वाला है इसको फेलेंजा बोलते हैं, ठीक है, फेलेंजा।
और उसके ऊपर मेटाकार्पल और ऊपर कार्पल, ऐसे। अब एक कार्पल तो है, लेकिन वो इंडिविजुअली भी किसी भी हड्डी को हम लोग कार्पल्स ही बोलते हैं। लेकिन ऐसे स्पेसिफिकल में अगर फिंगर्स की बात करें, फिंगर्स में कौन से बोन होते हैं, तो फिलेंजा होता है। फिंगर्स के ऊपर कौन सा होता है, मेटाकाल्फ होता है, और उसके बाद कार्पल्स होता है। 8 बोन से बने होते हैं, और इसमें कुछ भी टेक्निकलिटीज है नहीं। अब भाई साहब, ये हमारा रिब केज आ गया। तो रिब केज तो आप जानते ही होंगे, रिब केज क्या होता है। रिब केज प्रोटेक्शन देता है हमारे हार्ट को। और इसमें कुछ बात करें तो इसमें टोटल जो रिब्स हैं 12 रिब्स हैं। अब इसमें कुछ रिब्स सत्य वाला होते हैं, कुछ झूठ वाला होते हैं, कुछ एकदम उड़ता हुआ होता है। तो उड़ता हुआ कौन होता है, जिसके और छोर नहीं होता है, वो उड़ता हुआ फ्लोटिंग होता है। तो और छोर किसका नहीं होता, सबसे लास्ट वाला जो बॉटम्स वाले होते हैं, बैक बेंचर, फ्लोटिंग होते हैं, उड़ते हुए लोग होते हैं। तो जो 11-12 है, 12 रिब्स ही है, तो सबसे लास्ट वाला 11-12 जो है, 2 हमारा फ्लोटिंग होता है। तो बस बैक बेंचर वाला याद रखना है, फ्लोटिंग, उड़ता हुआ इंसान। तो 11-12 हमारा क्या हो गया, फ्लोटिंग हो गया। और सत्य की बात करें तो सत्यम शिवम सुंदरम, सत्य ही शिव है, सात ही है शिव है। तो 7 आप सप्तर्षि के बारे में ही, 7 ऋषि ही सत्य हैं। तो 7 जो है ना, ऊपर के टॉप के 7 जो रिब्स हैं, वही ट्रू रिब्स कहे जाते हैं। ट्रू रिब्स कौन सा, 7 रिब्स। और 8, 9, 10 क्या होता है, फॉल्स होता है। 8, 9, 10 फॉल्स है। तो 2 चीज़ यदि आपको याद है, सत्यम शिवम सुंदरम याद है, आपको फ्लोटिंग उड़ता हुआ इंसान याद है, 11-12, तो 8, 9, 10 जो है बचा, वो क्या है, ये फॉल्स है। बस इतना ही है इसमें, और कुछ नहीं। रिब केज 12 रिब्स जो भी देखे, और एक बैकबोन का दे रखा है, इसने बता दिया है कि 33 हमारे थोरासिक लुम्बर जो भी इसके काउंट करके हमारा 30 आता है, 33 आता है। हम लोग हायर क्लास में इसका देखेंगे, और जो भी है बस है। शोल्डर बोन, क्लेविकल बोन, ये सब हमें आगे पढ़ना है। अभी इसने कार्टिलेज के बारे में दे रखा है। कार्टिलेज क्या होता है, कार्टिलेज एक्चुअली बोन नहीं होता, बट एक थोड़ा सा सॉफ्टवेयर होता है उससे। और हमारा कान का हड्डी जो है वो कार्टिलेज से बना हुआ है। कार्टिलेज आपका जो फिश जिससे बना होता है, वो भी कार्टिलेज ही होता है। मसल के बारे में बता रखा है इन्होंने। मसल का सिंपल लॉजिक है कि एक मसल, सब सारे मसल तो जॉइंट है, तो एक मसल यदि स्ट्रेच होगा तो दूसरा रिलैक्स करेगा, कॉन्ट्रैक्ट होगा तो दूसरा रिलैक्स करेगा, दूसरा रिलैक्स करेगा तो एक स्ट्रेच होगा। और क्या है, गैट ऑफ एनिमल। गैट ऑफ एनिमल की बात याद करें तो अरिस्टोटल ने लिखा था बुक, अब उसी को इसने हेडिंग बना दिया। गैट का मतलब क्या होता है, लोकोमोशन या मूवमेंट। तो एनिमल्स में क्या कैसे कैसे मूवमेंट होता है, मैंने बताया कि सांप कैसे स्लीथर करता है, स्नेल कैसे चलता है। और वही अर्थवॉर्म की बात करें तो अर्थवॉर्म का एक विशेष है ब्रिसल। ब्रिसल याद करिएगा, आपने वो देखा है ऑक्टोपस, ऑक्टोपस कैसे चिपका लेता है किसी चीज़ को, वैसे ही काम करता है ये अब आगे मूव करने के लिए आगे का जो माउथ है उसको ज़मीन में चिपकाता है, फिर पीछे का पार्ट जो है इसको खींचता है। तो ये किस चीज़ से चिपकाता है, वो ब्रिसल होता है। प्रोजेक्शन है, एक उभार से संरचना बनती है, उसी को चिपकाता है, फिर आगे बढ़ता है। तो ये आपका अर्थवॉर्म का हो गया, ये ब्रिसल दिया हुआ है आपका। और स्नेल की बात करते हैं, स्नेल कैसे, तो स्नेल के ऊपर जो घोंघा जिसको बोलते हैं वो रहता है, वो एक्चुअली में कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है, हड्डी नहीं, बोन नहीं होता है इसको। आउटर स्केलेटन तो है लेकिन बोन नहीं है ये। अब एक चीज़ कॉकरोच का दे रखा है। कॉकरोच में हम लोग क्या देखेंगे, कॉकरोच में क्या है कि ये प्लेट्स का, इसका जो आउटर स्केलेटन होता है किस चीज़ से जॉइंट होता है, प्लेट से, प्लेट से बना होता है। और ये इसमें 3 पेयर्स ऑफ लेग्स होते हैं, और ये 3 पेयर्स ऑफ लेग्स हैं, इसी वजह से ये इंसेक्ट है, जबकि स्पाइडर इंसेक्ट नहीं है। स्पाइडर इंसेक्ट क्यों नहीं है, क्योंकि 4 पेयर ऑफ लेग है, उसके बॉडी का जो सेक्शन है वो 2 पार्ट में है, जबकि जितने सारे इंसेक्ट हैं 3 पार्ट्स में सेक्शन बॉडी होता है इनका। तो बस इसलिए स्पाइडर बहुत बार 4 ऑप्शन देता है, कौन इंसेक्ट नहीं है, तो उसमें आपको ऑब्वियस है कि इंसेक्ट स्पाइडर का लगाना है। बर्ड्स को उड़ने के लिए सबसे पहली चीज़ है, यदि आपको उड़ना है तो सबसे पहले हल्का होना होगा, और हल्का होने के लिए क्या है, आपकी हड्डी खोखली होनी चाहिए। तो बर्ड्स का क्या है, बर्ड्स का जो बोन होता है वो हॉलो होता है, अंदर से खोखला होता है। और जो उनका पंख है, आप आर्कियोप्टेरिक्स के बारे में जानते होंगे, हमारा जो मैमल्स से कैसे बर्ड्स
बर्ड्स बने। बर्ड्स किस तरह से बने, तो इनका जो ये एक्चुअली फोर लिम्स था, फोर लिम्स मॉडिफाइड होते 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 यूज एंड डिसयूज का जो थ्योरी है वो पढ़ेंगे आगे हम लोग। तो उससे क्या हो गया कि ये बन गया आपका उड़ने के लिए विंग्स बन गया। ये फोर लिम्स मॉडिफाइड एज विंग्स। स्ट्रीमलाइनिंग क्या है? स्ट्रीमलाइन करना मतलब किसी चीज़ को ऐसा बना देना जिससे उसका ट्रांजिशन स्मूथ हो जाए। तो मछली को आप देखे होंगे, मछली का जो बॉडी स्ट्रक्चर है वो स्ट्रीमलाइन होता है ताकि वो अच्छे से मूवमेंट कर सके, तो इसी को स्ट्रीमलाइन होता है। मछली में बहुत सारे फिन्स होते हैं, ये फिन्स हो गया, ये फिन्स हो गया, ये फिन्स हो गया, ये सब फिन्स हैं, ये मैंने बताया ये फिन्स हैं ये सब। हाउ डज स्नेक मूव, तो सबने देखा होगा कैसे स्नेक मूव करता है। ये स्लिथरिंग करता है, इसका बैक बोन बहुत बड़ा होता है और जो बैक बोन है ये मसल से अटैच होता है, कनेक्टेड होता है। 2-3 चीज़ याद रखना है बस। और ऊपर जैसे बताया मैंने गेट ऑफ एनिमल, ये एरिस्टोटल ने बुक लिख रखा था, इसमें बहुत सारे क्वेश्चन करे थे इन्होंने। तो बस इतना ही है, ख़त्म हुआ 4 चैप्टर। कैसा लगा आपको? अब मुझे नहीं लगता कि आप इसमें जितना चीज़ मैंने बताया याद करने के लिए आप उसको भूल जाएंगे। हो सकता है कि आपको मतलब टू द पॉइंट वो एग्जैक्टली वो आंसर ना आए, बट आपको ऑप्शन दिखेगा तो मेरा कंसेप्ट बिल्कुल काम करेगा, वहाँ पे आपको फेलर नहीं मिलेगा, वहाँ पे आपको कन्फ्यूजन नहीं होगा। ठीक है, थैंक यू, जय हिंद।